Hello students, it's your SST class and today we will discuss about chapter 4 working of institution of civics. Before starting this chapter, let's take an overview of this chapter. अब हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स में डेमोक्रेसी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी की वो कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या कैसे भी कोई बड़े बड़े डिसीज़न लिए जाते हैं, और अगर डिसीज़न लेने में किसी में डिस्प्यूट होता है तो उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं 3 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि मेजर डिसीज़न लेने में रोल प्ले करते हैं, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यार अब हम इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और अब भी पढ़ेंगे इसमें। इनको क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन टू आस्किंग लार्जर क्वेश्चन। अगर हम बात इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम जवाब पढ़ेंगे। व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू, इंस्टीट्यूशन क्या कार्य करते हैं, इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कैसे कनेक्टेड होते हैं, आपस में कैसे कनेक्शन होता है उनका, कैसे व्हाट इट मेक्स फंक्शन मोर और लेस डेमोक्रेटिक, कि कब ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक और लेस डेमोक्रेटिक डिसीजंस बनाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा यहाँ पर इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट का वर्क इन इंस्टीट्यूशन के तहत कैसे किया जाता है। क्लियर। तो हम इसमें सभी इंस्टीट्यूशन, सभी लेवल, गवर्नमेंट के लेवल के हम वो करेंगे इसमें, जैसे नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइल रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन थिंक एंड ऑफ डिस्कस एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन योर स्टेट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, मेजर पॉलिसी डिसीजन कैसे लिया जाता है। मेजर पॉलिसी डिसीजन, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। ऑन August 13, 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वाज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। एक ऑफिस मेमोरेंडम होता है जो कि एक ऑर्डर होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। लाइक ऑल द गवर्नमेंट ऑर्डर, इट हैज़ अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट OM नंबर 36012/31/90 EST SCT। इट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, उनके नंबर होते हैं, तो इसका भी एक नंबर था जो कि 13 अगस्त को इशू किया गया था 1990 में। जॉइंट सेक्रेटरी एंड द ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्टर पर्सनल ग्रीवेंसेस, इन सब के ऑर्डर पर साइन थे। क्लियर। ये एक शॉर्ट नोट था, बेरली एक 1 पेज का था, लेकिन इन सब पर इतने बड़े बड़े पर्सन्स के क्या थे, साइन थे, सिग्नेचर थे। इट मीन्स हम यहाँ पर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर जब इशू किया जाता है, जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है उसमें एक नंबर होता है, और साथ ही जो जैसे सेक्रेटरी हो गया या डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोगों के उसमें सिग्नेचर लिए जाते हैं। क्लियर। इट इज़ जस्ट लाइक, ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ऑर्डिनरी सर्कुलर हो, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि हम स्कूल वगैरह में देखते हैं, नोटिस वगैरह देखते हैं। इट जस्ट लुक लाइक दैट एन ऑर्डिनरी सर्कुलर। द गवर्नमेंट इशूज 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर। अलग अलग ऑर्डर पे गवर्नमेंट कई हंड्रेड्स ऑर्डर्स जो हैं वो डेली इशू करती हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा। अब इसके बारे में देखते हैं कि डिसीजन कैसे लिया गया और बाद में क्या हुआ। ये जो ऑर्डर था इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन था, जिसमें ये कहा गया था कि सिविल पोस्ट जो निकलती है, जो सिविल पोस्ट निकलती है सरकार की तरफ से, जो भर्तियां निकलती है, उसमें 27% जो है सीट्स हैं वो आपकी किसके लिए रिजर्व की जाए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC, इन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब सोशली बैकवर्ड क्लासेस भी हैं और एजुकेशन में भी थोड़ी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके लिए 27% सीट्स और वैकेंसीज सिविल पोस्ट में रिजर्व कर दी जाए। इनको अनदर नेम किसके लिए दिया जाएगा, ये वो सभी लोग हैं जो उन कास्ट से बिलोंग करते हैं दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने बैकवर्ड माना है, पिछड़ी जाति का माना है। बेनिफिट जो होगा इस जॉब रिजर्वेशन का वो स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट। इसका बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिलेगा। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पहले तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही दिया जाता था ना, अभी इन्होंने नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% job. Others could not compete for this
जॉब। अब इस वैकेंसी के लिए जो 27% जो वैकेंसीज हैं वो सिविल पोस्ट की, उसके लिए सिर्फ कौन कॉम्पीट कर सकते हैं, जो कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, 3rd कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब डिसीजन मेकर्स कौन थे उनमें, अब डिसीजन, अब इस ये जो इशू था मेमोरेंडम में, जो नोटिस में जो ये टॉपिक था, जो इशू था, अब इसको लेकर के डिसाइड किसने किया, डिसीजन किसने बनाया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था विच कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट। ये उन लोगों ने नहीं डिसीजन लिया था जिन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया था, इसको डिसीजन लेने के लिए कोई और ही नियुक्त किए गए थे। द ऑफिसर वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग, ये जो ऑफिसर जिन्होंने साइन करा था, जैसे कि जो सेक्रेटरी थे, जो मिनिस्टर थे पर्सनल के, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन, ये सिर्फ ये ऑफिसर थे जिन्होंने कि इसको इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। इन्होंने ये कानून बनाया नहीं था, ये सिर्फ उसके एक हिस्से थे। अब हम सोच सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि इतना बड़ा ये जो मेजर डिसीजन था हमारे देश के एक फंक्शनरीज के द्वारा ही लिया गया था। हमने और भी प्रीवियस क्लासेस में इन सब के बारे में पढ़ा है, अब जानते हैं कौन है। फर्स्ट इज दैट प्रेसिडेंट, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो कि हमारे देश की हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होता है, कंट्री का हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होता है, उसको स्टेट का, स्टेट हेयर रिप्रेजेंट आर कंट्री, यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंट्री, वो कंट्री का हेड होता है। तो उसमें मेन रोल, इस डिसीजन को लेने में मेन रोल प्रेसिडेंट का रहा है। सेकेंड वन इज प्राइम मिनिस्टर, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट का हेड होता है और साथ ही जो एक्चुअल में गवर्नमेंट की सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता है ना। भले ही आपका प्रेसिडेंट हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है, लेकिन जो एक्चुअली जो पावर्स होती हैं, ज़्यादा पावर्स किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, वही सारे कैबिनेट मीटिंग के डिसीजंस लेता है। तो सेकंड वन इज पार्लियामेंट, हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस बिग डिसीजन। थर्ड वन इज पार्लियामेंट, जिसके कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, 2 हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा की मेजोरिटी के सपोर्ट, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनमें से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। इट मीन्स जब लोकसभा की मेजोरिटी जिस भी लीडर को सपोर्ट करेगी वही आपका प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। क्लियर? So were all these people included all these people, these all are included in the decision making of this office memorandum. Clear? Government of India had appointed the second backward classes कमीशन। फिर इसी मेमोरेंडम को लेकर के कानून बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बिठाई है ना, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई 1979 में, जिसके हेड कौन थे, बीपी मंडल। उन्होंने पॉपुलरली उनको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना गया, उस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना गया। उसमें ये दिखा गया, उसमें ये किया गया कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो एक्चुअली में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। इट मीन्स उनको क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो उनकी रिपोर्ट तैयार की गई, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनकी रिपोर्ट तैयार की गई, कई सारे रिकमेंडेशंस बनाए गए। वन ऑफ दीज वाज 27% ऑफ गवर्नमेंट बी रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस को फिर पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। कुछ साल तक ऐसे चलता रहा, कई पार्लियामेंट्रियंस ने, पार्टीज ने इसके बारे में डिमांड करते रहे। देन केम टू लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर उनको वोट ज़्यादा से भारी भरकम वोट मिलेगी, वो जीत जाएंगे, तो ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, जो आई है रिपोर्ट, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो उन्होंने यही किया, वो जीत गए। उन्होंने गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्शन में जब जीतने के बाद उन्होंने इसी रिपोर्ट को क्या करा दिया, इम्प्लीमेंट करा दिया। क्लियर? उसके लीडर कौन थे, वीपी सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। क्लियर? तो क्या किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि वो ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। 6 अगस्त को 1990 को यूनियन कैबिनेट में भी डिसीजन लिया गया। साथ ही फिर नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है। दोनों हाउसेस के सामने ये स्टेटमेंट रखा गया, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने ये स्टेटमेंट रखा गया। फिर डिसीजन लिया गया। डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सीनियर ऑफिसर जितने भी थे डिपार्टमेंट ने, उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया
कैबिनेट डिसीजन के ऑर्डर को ड्राफ्ट किया, ठीक है, मिनिस्टर से, क्योंकि उसको अप्रूवल मिल गया था, उसको भी ड्राफ्ट किया। और फिर इन्हीं सभी ऑफिसर ने यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको साइन किया और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कुछ देर बाद, कुछ मतलब टाइम बाद, फ्यू मंथ्स बाद इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी हुई इस इशू के ऊपर। न्यूज़पेपर और मैगजीन में इसका बहुत पूरे अलग अलग ओपिनियन न्यूज़पेपर और मैगजीन में इसके बारे में दिए गए। इससे बहुत प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए, कई बहुत सारे वायलेंट भी थे, क्योंकि हर एक को इसमें मौका नहीं दिया, सिर्फ कुछ ही लोगों को इसमें मौका दिया गया था। तो लोगों ने इसके क्रिया और प्रतिक्रिया इसकी करनी शुरू कर दी। पीपल ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया अबाउट दिस डिसीजन अफेक्टेड, क्योंकि कई लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज पर ये लोग मतलब इस पर इफेक्ट हुआ था। कुछ ने ये कहा कि इनइक्वालिटीज हो रही हैं, कुछ ने कहा कि बहुत ज़रूरी है जॉब रिजर्वेशन, है ना। तो सभी ने अपने अलग अलग ओपिनियन, इट मीन्स हमने इसमें देखा कि कैसे डिसीजन लिया गया, है ना, उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ। Others felt that it was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward classes और backward community। कुछ ने ये भी कहा कि ये अनफेयर है, ये जो डिसीजन लिया गया है बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि इससे हम इक्वालिटी नहीं देख रहे हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। They would be denied job even though they could be more qualified. Some felt that this would perpetuate caste feeling among people and hamper national unity। कुछ ने ये कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है इससे कास्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और इससे नेशनल यूनिटी भी टूटने को तैयार हो सकती है ना, डिसइंटीग्रेट हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम ये भी डिसीजन ये नहीं पढ़ रहे हैं कि डिसीजन अच्छा था या नहीं था, हमने सिर्फ ये लिया है कि कैसे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है। अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन कर सकता है, अब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में जाना है कि वो डिस्प्यूट सेटल करने में, गवर्नमेंट के डिसीजन को बाहर निकालने में, एराइज करने में बहुत सपोर्टिव होती है। कुछ पर्सन्स और एसोसिएशंस उसके अपोज भी, ऑर्डर के अपोज थे, तो उन्होंने कोर्ट में केस डाला, उन्होंने कोर्ट से अपील की कि ऑर्डर को इनवैलिड और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस को इकट्ठा किया। द केस वॉज नोन एज इंदिरा स्वाने एंड अदर एज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस का नाम भी रखा गया। 11 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने आर्ग्यूमेंट सुना, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट सुना। मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये डिक्लेयर किया कि गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है ये वैलिड है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। उन्होंने लेकिन साथ ही इस ऑर्डर को और मॉडिफाई करने के लिए कहा। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम। द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड एंड द पॉलिसी हैज बीन फॉलोड सिंस देन। उन्होंने क्या कहा कि इसमें से बैकवर्ड क्लासेस को आप एक्सक्लूड कर दो, है ना, और बेनिफिट रिजर्वेशन का सिर्फ जिनको मिलना चाहिए उनको दो, ठीक है। उसके बाद फिर नया मेमोरेंडम भी तैयार किया गया। इस तरीके से कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है। अब जो हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है ना, हमें प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक को प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमसे वो टैक्सेस भी लेती है, हम पर मनी भी खर्च करती है ना, डिफेंस पर, डेवलपमेंट प्रोग्राम पर मनी भी खर्च करती है, नए नए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है, फॉर्मुलेट करती है। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज। तो इसीलिए कुछ लोगों को ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि ये सब काम होगा कैसे, कैसे डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। तो ये सब ये बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए हमें इन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी है ये इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि किस पर्सन की क्या पोजीशन है, क्लियर, किस पर्सन की क्या ड्यूटी है, कहाँ पर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट वर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। तो इन्हीं सब कामों को पूरा करने के लिए कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं और उन अरेंजमेंट को बोला है इंस्टीट्यूशन। सो डेमोक्रेसी वहीं पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज बेसिक रूल ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट या हर एक इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन में
उसके पावर्स और फंक्शंस लिखे जाते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन उसके पावर और फंक्शन क्या होंगी। इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो होती हैं, ये इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉलिसी डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ सिविल सर्वेंट होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं और इन डिसीजंस को जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट लेती है, इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो भी झगड़े होते हैं उनको सेटल डाउन करती है। क्लियर। और भी कुछ एग्जाम्पल जो या फिर इनके रोल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन इंस्टीट्यूशन का वर्किंग करना बहुत आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशन में रूल्स रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, हर एक के हाथ बंधे होते हैं, लीडर्स के भी हाथ बंधे होते हैं इन रूल्स रेगुलेशन को लेकर के, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते। क्लियर। इंस्टीट्यूशन में मीटिंग्स होती है, कमेटीज होती हैं, कुछ रूटीन वर्क होते हैं उनके। अगर इसमें क्या होता है बेटा कि कभी कभी इसमें डिलेज भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, इसलिए इन इंस्टीट्यूशन में काम करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव अ पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स प्रोसीजर्स एंड मीटिंग। अगर हम देखते हैं एक ऐसा पर्सन जो ऐसे डिसीजन लेना जिसमें कोई रूल ना हो, कोई रेगुलेशंस ना हो, कोई मीटिंग ना हैंडल करने पड़े, तो वहाँ पर डिसीजन लेना आसान होता है। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बट डेमोक्रेसी के स्पिरिट में ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्सन बिना रेगुलेशंस के, बिना रूल्स के, कोई भी बिना मीटिंग के कोई डिसीजन ले ले। ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है। भले ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, डिले हो, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन तब भी बहुत यूज़फुल है। जो डिसीज़न निकल के आता है वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है और हर एक व्यक्ति के लिए सब फायदेमंद होता है। क्लियर। इंस्टीट्यूशन जो भी डिसीज़न बनाते हैं अच्छा डिसीज़न बनाते हैं। क्लियर। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीज़न। लेकिन वो कोई बैड डिसीज़न नहीं लेते, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है।